हाय गाइस, तो यहाँ पर हम इस चैनल पर सीखेंगे कि कैसे हम बिज़नेस को स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर क्लास 11th और 12th के बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जा रहे हैं, बच्चे बहुत स्ट्रेस होते जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके एग्ज़ाम्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज अपने सिलेबस का ओवरव्यू लेते रहेंगे। बट मैं यहाँ पर एक बात और रिकमेंड कर देना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में बिज़नेस स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। बिकॉज जब आप इन एग्ज़ाम और ये छोटे मोटे पैटर्न से उठकर जब बाहर आते हो तो आप पाओगे कि बिज़नेस स्टडी एक ऐसा ब्यूटीफुल चैप्टर है या सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने में मज़ा आएगा। यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अपनी रियल लाइफ में सचमुच में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा ट्रेंड या जनरेशन का मूड जा रहा है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अपने जॉब्स को रिज़ाइन करके 10, 20, 30 और 50 हज़ार की जॉब्स को छोड़ करके अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं किसी प्रोडक्शन में, किसी सर्विस के अंदर, या फिर लाइक स्टार्टअप इंडिया स्कीम कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर बैठे हुए हैं, मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो बहुत कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही है, टेक्निकल हेल्प भी दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के आने वाले टाइम का ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि इंडिया जो है प्रोडक्शन को लेकर, बिजनेस को लेकर, एंटरप्रेन्योर को लेकर ये बहुत आगे निकलने वाली है। तो इसी वजह से आज के टाइम और जनरेशन को देखते हुए बिजनेस स्टडीज़ को हमें सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेशन से ना पढ़कर इस तरीके से डील करना चाहिए कि वो आपके रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सके। और इस बात है, जब हम बड़े लेवल पर आ जाएंगे, जब हम बिजनेस को इस तरीके से देखने लगेंगे कि हम बिजनेस स्टडीज़ को इस तरीके से देखेंगे कि सच में बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, या बड़े लेवल पर अप्लाई कैसे होता है, या फाइनेंसिंग कैसे आती है, उसकी फंडिंग कैसे करी जाती है, किस तरीके से लीगल नॉर्म्स को एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप ऑब्वियस ही बात है एग्जाम तो बहुत छोटा सा मैटर रह जाएगा। सो जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो यही कोशिश मेरी रहेगी कि आपका आने वाले कुछ समय में बिजनेस को लेकर और इंटरेस्ट के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या प्रैक्टिकल आइडिया है वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा सकूं। सो हम यहाँ पर करेंगे, अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को ओरिएंटेड है, बट हम आगे साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11। तो जब मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 की बात करता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि कभी भी मेरे लिए जो बेस्ट प्रेफरेंस रहती है जो बुक, वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर ओवर हियर कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक शॉर्ट समराइज नोट्स है जो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके फैक्ट टू फैक्ट बातें करती है। और उसके साथ जब मेरा नॉलेज, मेरे एग्जाम्पल, मेरे केस, जैसा कि आपको पता है कि केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडी है ही ऐसा सब्जेक्ट जो अप्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना बेटर अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपना माइंडसेट जिस तरीके से रेडी कर पाएंगे, उतना बेटर आप केस स्टडी के क्वेश्चन को भी डील करेंगे। और जब आप केस स्टडी के क्वेश्चन को डील करने लायक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि कल को अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या अपने फादर के किसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर उनको असिस्ट करना चाहते हैं, सो यू आर गाइस गोना रॉक इन दैट फील्ड। सो ये आज की जनरेशन की डिमांड है और ये आज की चीज़ों पे है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है इस चैनल पर इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा फुल एनर्जी के साथ। और मेरा बेस्ट प्रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। आप लोगों के लिए ज़्यादा बहुत खर्चा नहीं करना आपको, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत सही है, वहीं से आपको पढ़ना चाहिए। शॉर्ट समराइज, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद जो है वो मेरे लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। मैं यहाँ पर किसी रेफरेंस को नहीं यूज़ करूँगा, ये सब आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से। तो मेरा सजेशन सिर्फ यहीं पर है, क्योंकि कोई भी रेफरेंस आपको जो देगा वो सिर्फ क्या देगा, आपके व्यू को, एक्चुअली आपके व्यू को क्रिएट नहीं होने देगा, यानी आपके क्राइटेरिया को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनने नहीं देगा। क्योंकि वो जो राइटर है उसने कहीं ना कहीं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उससे समझ में आता है उस चीज़ को वहाँ पर क्लैरिफाई करके रखा हुआ है। लेकिन अभी आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि आप क्लैरिटी से
एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप कुक अप नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आपकी प्रॉब्लम यही रहती है कि आप उन कॉन्सेप्ट को कुक अप नहीं कर पाते। तो कुक अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझना पहले सबसे पहले ज़रूरी है। एंड देन सेकेंड टर्म जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। सो मैं चाहूँगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस दिया जाए एंड साथ ही साथ जो है इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो मेंशन है दैट इज बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? अब देखिए बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरल टर्म्स में आप जानते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बाय या सेल करना या उसका प्रोडक्शन करना, ऐसे काम में अपने आप को इंगेज रखना इटसेल्फ इज अ बिजनेस। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन जो भी है वो हम आगे थोड़ा सा डील करेंगे, बट अभी आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट समझना है, और देखिए क्या ब्यूटीफुल तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है कि व्हाट इज बिजनेस। यहाँ पर हाईलाइट करके एक वर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने मेंशन करा है एंड आई लव दिस वर्ड कि बिजी रहना, इंगेज करना खुद को। कौन सी एक्टिविटीज में, किस किस टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इंगेज रहने के लिए बोला, तो यहाँ पर साफ शब्दों में बताया है अपने आप को इंगेज रखना किस टाइप की एक्टिविटीज के अंदर, प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना और उसके प्रोडक्शन करना, है ना। तो सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना या उसका प्रोडक्शन। मैं यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें एक वर्ड और समझना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न इन द सेंस, जब आप यहाँ पर गुड्स को सेल आउट करते हो या सर्विसेज को आप प्रोवाइड कराते हो तो आपको बदले में जो समथिंग इन रिटर्न, जो कि आज की डेट पर अगर मैं बात करूँ तो समथिंग इन रिटर्न का इन द सेंस हो गया कि मीन्स मनी, लिक्विड फॉर्म ऑफ करेंसी, राइट ना, वो मिल जाता है। बट हम अपने ओल्ड एरा में जाए जहाँ पर करेंसी का इन्वेंशन नहीं था या करेंसी यूज नहीं होती थी, वहाँ पर बार्टर सिस्टम चला करता था। यानी आप एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स भी ले सकते हैं और सर्विस के बदले दूसरी सर्विस या गुड्स के बदले सर्विस इंटरचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर कोइंसिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं जो यहाँ पर हाईलाइट करके आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे पहला पॉइंटर बताना चाहता हूँ कंसिडरेशन। जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर कंसिडरेशन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। बिना कंसिडरेशन समझे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। कंसिडरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के वक्त आपको समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। यानी अगर मैं आपको एक पेन सेल आउट करता हूं तो वहां पर सेल करते वक्त मैं आपको पेन दे रहा हूं और एक्सचेंज में आप मुझे जो देंगे वो मेरे लिए मेरा कंसिडरेशन होगा। वो कुछ भी हो सकता है, या तो गुड्स हो सकता है या कोई सर्विस हो सकता है बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर आज की डेट पर लिक्विड फॉर्म ऑफ करेंसी यानी मनी के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जब भी हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, नीड नॉट टू बी एडुकेट। नीड नॉट टू बी एडुकेट का मतलब है कि आपको कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है कि एडुकेट का मतलब होता है यहां पर कि उसके लिए सफिशिएंट मिले। यानी कि अगर मैं 100 रुपीज के पेन को सेल कर रहा हूं तो ये हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ 20 रुपीज में वो पेन सेल आउट कर रहा हूं, भले वो 100 रुपए का है, मेरे लिए 100 रुपीज है, बट मैं आपको 20 रुपीज में दे रहा हूं। सो समथिंग इन रिटर्न। हाँ, यहां पर ध्यान रखेंगे, हम आगे डील भी करेंगे कि यहां पर बिजनेस के हम मेन ऑब्जेक्टिव को मिस कर रहे हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्रॉफिट अर्निंग देना, सर्वाइवल, ग्रोथ, इन सारी चीजों को वहां पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमें समझना पड़ेगा। बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो समझना है वो ये समझना है कि जब भी हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं 100 रुपीज की चीज को, तो अब इस बात है उसकी कॉस्टिंग, उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं 60 रुपीज, 50 रुपीज या 40 रुपीज होगा। तो अगर मैं 20 रुपीज में बेच रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं एक लॉस मेकिंग कंपनी की तरह मैं काम कर रहा हूं, जो विच इज नॉट गुड, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो वहां पर मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मिस हो रहा है, वो हम आगे डील करेंगे। बट यहां पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी टू बी सफिशिएंट, उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की यूटिलिटी के इक्वल होना ये मैंडेटरी नहीं है। समथिंग इन रिटर्न, नीड नॉट टू बी एडुकेट, यानी एडुकेट का मतलब है कि वो उसके बराबर होना जरूरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए। देन बिजनेस के टर्म को आप वापस से देखेंगे। बिजनेस मीन्स अपने आप को इंगेज रखना, बिजी रखना इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, राइट, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
for the exchange of goods and services, for the consideration, but consideration need not to be adequate, वो इक्वल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड देन बिजनेस एक्टिविटी को समझने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें एक छोटा सा पॉइंटर और हाईलाइटेड करा हुआ है, विच इज लिटरली वंस अगेन द ग्रेट वन, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी। हम अपनी सभी एक्टिविटीज को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, वो सभी एक्टिविटी जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए करते हैं, जस्ट लाइक खाना खाना, ये वीडियो बनाना, इधर उधर जाना, दोस्तों से मिलना, ब्रीद इन करना, हेयर कटिंग के लिए सैलून में जाना, तो ये सारी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी कहते किसे? ह्यूमन एक्टिविटी इज एक्चुअली दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म विद एन ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। यानी कि मानवीय क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम एक्चुअली परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। लाइक हमारा खाना खाना बेसिक सा रीजन है, दोस्तों के साथ चिल करना, एग्जाम में अपीयर करना, ये सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बट यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वो दो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे पास, नन अदर देन एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट करके मैं आपको बता दूं कि वो दो डिफरेंट पार्ट जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है वो हमें समझना पड़ेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। एवरी एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हम किसी एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्टिविटी को हम इस तरीके से डिवाइड कर ही नहीं सकते कि ये इकोनॉमिक और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। हमें जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव देखना है। जिस एक्टिविटी को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, प्रॉफिट कमाना, लाभ अर्जित करना है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जहां पर सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन पाना, एक पीस, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पाना है, वो सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जस्ट फॉर टेक एन एग्जांपल कि अगर आप अपनी बालकनी में घूम रहे हैं, अगर आप बालकनी में घूम रहे हैं, खाना खाने के बाद आप घूम रहे हैं, हाँ, या रात भर आप टहल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक कैसी एक्टिविटी है? हाँ, बहुत सारे बोलने वाले हैं कि वो मेरे लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट मैं इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बना देता हूं। यू आर दी वॉचमैन ऑफ दैट बिल्डिंग, या उस फ्लोर के आप वॉचमैन है, या उस बिल्डिंग के आप वॉचमैन है, जो आप अपने खाना खाने के बाद अपना जॉब करें, जो अर्ली मॉर्निंग तक करेंगे। वहां पर आपका मोटिव क्या है? टू अर्न मनी, आपको कहीं ना कहीं पैसा मिलने वाला है। सो ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके करने से वो एक्टिविटी सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी बनती है। आपके इंटेंशन से डिसाइड होता है कि दैट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वहां पर आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज इकोनॉमिक, यानी आप कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो वो आपके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन या पीस लेकर के आता है, ना कि आपके लिए इकोनॉमिक या लिक्विड फॉर्म में आपके लिए कुछ अर्निंग लेकर आता है। तो वहां पर वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टेक एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। आपकी मम्मा जो है वो कहीं ना कहीं खाना बना रही है, ओके। खाना बनाते वक्त वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? हाँ, नॉन इकोनॉमिक, राइट ना। बट अगर आपकी मम्मा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के खराब होने की वजह से किसी और के घर में जाके खाना बना रही है तो वो कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि अब मम्मा का जो इंटेंशन है वो अर्न करना है, और पहले मम्मा का इंटेंशन जो था वो सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करना या फैमिली को सेटिस्फाई करना था। सो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कमेंट के अंदर, आप मुझे फटाफट से बताइए, अगर किसी ने कोई चोरी करी तो वो किस तरीके की एक्टिविटी होगी? या कोई बेगिंग कर रहा है, एक भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, तो क्या आप उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे या नहीं कहेंगे? और नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? फटाफट से कमेंट में करके मुझे बताएंगे कि आपका क्या रीज़न है और क्या आंसर है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।